सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पीकर को कहा, राहुल नार्वेकर को 2 महीने का अंतिम। स्पीकर को कहा नहीं है, स्पीकर को निर्देश दिया है और स्पीकर को कहा है कि आपने ये बच्चों का खेल समझा है क्या? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को आप क्या समझ रहे हो? कितना टाइम आप लेना चाहते हो? ये बच्चों का खेल नहीं है और आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको टाइम फ्रेम बना के देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महाराष्ट्र की एक परंपरा है, महाराष्ट्र असेंबली हो या विधिमंडल हो, एक परंपरा है न्याय सत्य की और संविधान की रक्षा की। ऐसे ऐसे लोग उस चेयर पर बैठे हैं जिसने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसी कॉन्ट्रैक्ट सरकार, तब से विधानसभा का स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। इसलिए कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को ये साफ शब्दों में कहा है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए, हम भी आपको आदेश दे सकते हैं। 1 साल तक आप एक असंवैधानिक सरकार को महाराष्ट्र में बिठा के रखा है। वो निर्णय ले रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हाँ, और सरकार को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। इस देश में क्या चल रहा है? विधानसभा स्पीकर जिसे न्यायालय ने कहा है ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके बात सुनकर निर्णय लीजिए। कितना टाइम लगता है निर्णय लेने में? हाँ, 1 साल हो गया, आपके पास टाइम नहीं है। आप हमें कानून सिखाते हो, हमें भी कानून और संविधान मालूम है। आपको जाना पड़ेगा और स्पीकर को भी जाना पड़ेगा। आप देख लीजिए। मम्मी काय म्हणते? पोरखेळ म्हटलंय, पोरखेळ। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला, विधानसभेचे असे कान कोणत्याही न्यायालयाने उपटले नव्हते। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला एक फार मोठी परंपरा आहे, मग विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल, फार मोठी परंपरा आहे। अनेक महान लोक या खुर्चीवर बसले आणि त्यांनी संविधानाचं रक्षण केलं, कायद्याचं रक्षण केलं। पण आज दुर्दैवाने गेल्या 1 वर्षापासून एक बेकायदेशीर सरकार, घटनाबाह्य सरकार या महाराष्ट्रात बसवलं गेलंय आणि त्या घटनाबाह्य सरकारचं संरक्षण करण्याचं काम हे विधानसभेचे स्पीकर करत आहेत। एखाद्या खुन्याला संरक्षण द्यावं, आश्रय द्यावा आणि त्या खुन्याला आणखीन खून करण्याचं उत्तेजन द्यावं, अशा प्रकारचं काम हे विधानसभेचे अध्यक्ष, त्याला इलेक्शन ट्रायब्युनल आपण म्हणतोय सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाषेत, ते इलेक्शन ट्रायब्युनलने केलेलं आहे। त्यांना कायदा कळत नाही का? पोरखेळ हा शब्द वापरला सर्वोच्च न्यायालय। पोरखेळ महाराष्ट्र विधानसभेच्या आणि या महाराष्ट्राच्या बाबतीत इतिहासामध्ये अशा प्रकारची भूमिका कधी सुप्रीम कोर्टाने घेतली नव्हती, या देशात घेतली नव्हती कधी। पण या महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचं काम विधानसभेचे सध्याचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री, सरकार हे सगळे मिळून करतात। मराठा आंदोलन आज और क्या है अब बताइए। पाकिस्तान, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान टीम का ग्रैंड वेलकम किया गया। आप किस तरह से? ये इस प्रकार का काम सिर्फ गुजरात में हो सकता है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जाकर उनके बर्थडे का केक काट सकते हैं, या पाकिस्तान की टीम आकर गुजरात में उनका इतना भव्य स्वागत हो सकता है। ये सिर्फ इस देश में गुजरात में ही हो सकता है, मोदी और शाह के राज्य में हो सकता है। अगर किसी और राज्य में होता तो ये बीजेपी की जो टोली है ना, वो नंगा नाच करती, हमको हिंदुत्व सिखाती, हमको राष्ट्रभक्ति के पाठशाला में बिठाती। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ चलता है। वहाँ जम्मू कश्मीर में आज भी हमारे जवानों को मारा जा रहा है। बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट का आप नाम लेते हो ना, बाला साहब ठाकरे ने पाकिस्तान
कि टीम को क्यों बैन किया था? इसलिए कि कश्मीर में हमारे लोगों की हत्या वो लोग कर रहे, हमारे जवानों की हत्या कर रहे, हमारे कश्मीरी पंडितों की हत्या अभी भी चल रही है। इसीलिए बाला साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को यहां आने नहीं दूंगा, पाकिस्तानी टीम को। आपको मालूम होगा, पूरा इतिहास है। लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर एक सरकार महाराष्ट्र में बैठी, हाँ, और जब राजनीतिक फायदा होता है तो बीजेपी वाले भी बाला साहब का नाम लेते। लेकिन अगर आज बाला साहब होते ना तो ये लोगों को जूते से मारते। पाकिस्तान का जिस तरह से आपने स्वागत किया है, ग्रैंड वेलकम ऑफ पाकिस्तान इन गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हमें शर्म आती है। सर, ज्या पद्धतीचं ग्रँड वेलकम झालं पाकिस्तानचं, कसं पाहताय? हे फक्त गुजरातमध्येच होऊ शकतं सध्याच्या काळात। महाराष्ट्रात किंवा देशाच्या अन्य भागात जरी कोणी केलं असतं तर हे बीजेपीवाले कपडे काढून आमच्या विरोधात नाचले असते, आम्हाला हिंदुत्व शिकवलं असतं, आम्हाला राष्ट्रभक्तीचे धडे दिले असते। हा, पाकिस्तान कसा देशाचा शत्रू आहे आणि आम्ही कसं त्यांचं स्वागत केलं इतर लोकांनी, याच्यावर त्याने एक शाळा घेतली असती त्यांच्या प्रवक्त्याने संपूर्ण चॅनलवर। पण आज गुजरातमध्ये ज्या पद्धतीचं भव्य स्वागत पाकिस्तानचं एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे करण्यात आलं ते पाहता मला असं वाटतंय की भारतीय जनता पक्षानं आणि त्यांच्या गुजरातच्या सरकारनं हिंदुत्व आणि लाज लज्जा गुंडाळून ठेवलेली आहे। महाराष्ट्रात एक सरकार आहे जे स्वतःला शिवसेना वगैरे समजतात, हा, बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतात, आमची शिवसेना खरी असं म्हणतात। निषेधाचा एक तरी शब्द त्यांनी काढलाय का मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या लोकांनी या पाकिस्तानच्या स्वागताबद्दल? सांगावं त्यांनी, का घाबरतायत? पण गुजरातमध्ये जे चाललेलं आहे ते राष्ट्रहिताचं नाही। इट्स नॉट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ये राष्ट्र की बात नहीं चल रही है, ये जनता को आप मूर्ख बना रहे हो। बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा होते तेव्हा त्याने पाकिस्तानवर बंदी घातली होती। का बंदी घातली होती? आमच्या जम्मू काश्मीरमध्ये आमच्या जवानांच्या हत्या करतायत, आमच्या जम्मू काश्मीरमध्ये काश्मीरी पंडितांच्या हत्या होत आहेत, घुसखोरी करतायत। आणि अशा हिंदुस्थानच्या रक्तानं ज्याचे हात रंगले आहेत, पाय रंगले आहेत, त्यांना आम्ही इथे पाय ठेवू देणार नाही, बाळासाहेबांची भूमिका होती। आजही जम्मू काश्मीरला तीच परिस्थिती आहे, तरी तुम्ही त्यांचं स्वागत करताय। ग्रँड वेलकम काय शब्द आहेत आणि कुठे? तर सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम, त्याचं नाव बदललं नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरती पाकिस्तानचं स्वागत होत आहे। बोला ना, हिम्मत असेल तर आता एकनाथ शिंदे, हा, आपण तुमच्या शिवसेनेचे प्रमुख आहात ना, बोला। इतर सगळे त्यांचे जे आहेत लोक, डावे उजवे नेते, हिम्मत आहे का बोलायची? आम्ही धिक्कार करतो, निषेध करतो। आज मुंबईत आहे सर, प्रधानमंत्री आज मुंबई में है, बोल के क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूँगा, प्रधानमंत्री है, आते हैं चले जाते हैं, आने दो, जाएंगे। प्रधानमंत्री पूरे मणिपुर में भी जाने चाहिए, मुंबई में क्या है? मैं तो कहूंगा मुंबई में आए हो वहां से मणिपुर चले जाइए, लद्दाख में जाइए जहां चीन घुस गया है पूरा, जाइए। पंतप्रधान आज मुंबईमध्ये आहेत। बघा, प्रधानमंत्री मुंबईत येत आहेत, देशाच्या राजधानीत येत आहेत, काहीतरी काम काढलं असेल त्यांनी, मला माहित नाही काय काम काढलंय ते। अलीकडे त्यांच्या मुंबईत फेऱ्या वाढलेल्या आहेत, पण आम्ही म्हणतो प्रधानमंत्रीची मणिपूरला जा। आजही 4 लोकांची हत्या झाली आहे मणिपूरला। प्रधानमंत्रीजी लडाखला जा, चीन किती घुसल्या आतमध्ये तेही पहा। मुंबई काय, मुंबई तर आम्ही आहोत नाही ते मुंबईचं रक्षण करायला। धारावी लिखा है, धारावी को लेके सर, धारावी को लेके क्या है मराठा धारावी का बोलिए? धारावी को लेके सर आपने लिखा है कि जिस तरह से अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया धारावी, क्या कहेंगे? मैच फिक्सिंग है। धारावी ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। 1000 एकड़ की जमीन एक बिल्डर को देने के लिए केंद्र की और राज्य की सरकार जिस तरह से भागदौड़ कर रही थी, ये मैच फिक्सिंग है। धारावी के लोगों को घर मिलना चाहिए, लेकिन धारावी में सिर्फ झोपड़ी नहीं है। धारावी में आपने देखा होगा
बहुत बड़े मात्रा में छोटे छोटे उद्योग है। हाँ, लेदर इंडस्ट्री है वहाँ जो कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके उद्योग है, वहाँ कपड़ों के उद्योग है, गारमेंट्स उद्योग है, वहाँ और भी छोटे छोटे लघु उद्योग है। हमारा ये कहना है उद्धव ठाकरे साहब का, घर के साथ ये उनके उद्योग भी वहाँ रहने चाहिए, उनके लिए अलग से एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी चाहिए। हर उद्योग के अलग अलग, जैसे कपड़े का उद्योग का एक अलग से बनाइए, फिर कुम्हारों के उद्योग के लिए अलग से बनाइए, लेदर के लिए अलग से बनाइए। और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र है जो गुजरात में चुरा कर लेके गए हैं, तो अब धारावी में 1000 एकड़ में जो बनने जा रहा है उसमें इस प्रकार से एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनाइए, व्यापार केंद्र बनाइए, लोगों के घर के साथ आप एक उद्योग क्षेत्र भी बनाइए, ये हमारी मांग है। और इसलिए धारावी के हजारों लोग, ऑल पार्टी मेंबर्स जो कल मोर्चा में आए थे, हमने उनको समर्थन दिया और हमारे हजारों लोग उसमें शामिल थे। धारावी वाचवा असं तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही आज आग्रलेखामध्ये कसं लिहिलं आहे? अदानी नगर होईल की काय अशी देखील नक्कीच होईल। अडाणींचं मुख्यालय गुजरातमध्ये हे आपल्याला माहीत असेल आणि आता सबकुच अडाणी चाललेलं हे आपल्याला माहीत आहे। धारावीच्या विकासाला आमचा विरोध नाहीये, पुनर्विकासाला आमचा विरोध नाहीये। धारावीतील झोपडपट्टीतल्या लोकांना घर मिळायलाच पाहिजे। त्याचबरोबर धारावीमध्ये फक्त झोपड्या नाहीयेत, तर त्या प्रत्येक झोपडीमध्ये एक लहानसा उद्योग आहे। गारमेंट असेल, कपड्याचा असेल, कुंभारांचं तिथे एक वेगळं आहे, कुंभारकाम करणारे लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत। त्यानंतर चर्मकार समाजाचा म्हणजे लेदर उद्योग तिकडे मोठ्या प्रमाणात आहे। त्या सगळ्या उद्योगांना तिथे स्थान मिळालं पाहिजे, त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था व्हायला पाहिजे। कपडे, लेदर, कुंभार असे अनेक, आणि तिथे एक मोठं आर्थिक आणि व्यापारी केंद्र घराबरोबर त्याला मिळाला पाहिजे। या मुंबईतून आमचं आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, आर्थिक केंद्र गुजरातला पळून गेलंय। बीकेसीची 10 एकरची जमीन, त्याच्यापेक्षा जास्त जमीन ही बुलेट ट्रेनने गेलेली। अशा वेळेला धारावीमध्ये जर हे उभं राहणार असेल सगळं, तर तिथे आमचं एक फार मोठं मुंबईतलं आर्थिक व्यापारी केंद्र उभं राहील। त्याचबरोबर धारावीतल्या 10 लाख लोकांना, बरं का, पात्र वगैरे हे भांडीत न पडता त्यांना घरं मिळाली पाहिजे। आणि एकदाच त्या धारावीचा पुनर्विकास, 1000 एकरचा भूखंड आहे, लक्षात घ्या। धारावीकरांची मागणी हा विकास सरकारनं करावा। जे अडाणीला भूखंड दिलेला आहे 1000 कोटीचा मॅच फिक्सिंग करून, धारावीकरांची मागणी हा विकास सरकारनं करावा, सरकारला पैसे मिळतील। हा सगळा पैसा शेवटी गुजरातला जाणार आहे, तो महाराष्ट्रात राहावा, ही सगळ्यांची मागणी, आणि यात काही चुकीचं आहे असं मला वाटत नाही। सरकार आपल्या दारी, मात्र अदानी त्या ठिकाणी पोहोचले, असं सरकार अडाणींच्या दारी।